नमस्कार साथियों, जय भीम। आप सभी का स्वागत है। आज आरएस के बारे में हम पूर्व सब कुछ बता चुके हैं। अब सीधे हम सिलेबस में आते हैं और सिलेबस में यही बताना चाहूंगी आपको कि कौन से टॉपिक है जिस पे आप डीपली स्टडी करके और हमारे 2 महीने में किक लगा सकते हो, कम समय में किक लगा सकते हो। और क्वेश्चन भी किस तरह के होंगे, मैंने कुछ मॉडल्स छांटे हैं, तो उस तरह से क्वेश्चन आपको डीपली स्टडी करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो हमारी यूनिट थी, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। देखिए साथियों, इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, जो राजस्थान का इतिहास है, तो इस टॉपिक में मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको राजस्थान के इतिहास में आपको राजवंश पढ़ना है बहुत डीपली, और आपको जितनी भी सभ्यताएं हैं उस टॉपिक को, उनके इतिहासकार, लेखक, शोधकर्ता, सन, ये डेटाज अच्छी तरह से लर्न करने हैं। आपको अलग से कॉपी में भी नोट करने हैं। अब बात उसका जो दूसरा टाइटल है पहली यूनिट का, हमने स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण। देखिए ये जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट्स है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो डीपली पूछे जाते हैं, प्लस में डेटास वाइज से पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह के डेटास याद करने हैं कि जैसे तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में। साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में, है ना। वनवासी सेवा केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। चिल्का बचाओ आंदोलन कहाँ पर है, कहाँ पे किया गया था, तो ओडिशा राज्य में। तो ये संगत सुमेलित में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वोदय अंग्रेज लेखक रस्किन की एक पुस्तक थी, अनटू द लास्ट। ये जो दी वेरी मोस्ट है, रस्किन के द्वारा लिखी गई थी, अनटू द लास्ट। कई बार और घटनाओं से संबंधित, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, संगत में पूछ सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 को। हंटर समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण किया गया था 26 मई 2020 को। तो आप ये डेटा रटे, समझे, और मतलब डेटा में संगत में यदि आपको डेटा याद है तो आपका ये क्लियर टॉपिक हो सकता है। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को शुरू हुआ, 12 फरवरी 1922 को ये स्थगित हो गया। ये डेटास के क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई, 9 जनवरी 1923 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। गांधी जी ने स्वयं हाथ से नमक बनाकर। और इसलिए जो हम बात करें नेशनल मूवमेंट की, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको लगता है उसमें क्या मैच में आते हैं, और हमें डेटा याद करना अनिवार्य है। जब तक हमारे डेटा याद नहीं होंगे तो ये हमारा गलत क्वेश्चन चल जाएगा। गलत हुआ तो हमारा जो हमने जो अच्छे क्वेश्चन किए हैं, सही किए हैं, उसमें भी हम माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव होती है। इसलिए प्लीज अपने कॉन्फिडेंट के साथ जो भी सवाल करें, कॉन्फिडेंस से समझ के, और सही है, एक्यूरेट सही है, श्योर है, उसी को करें, ताकि हम नेगेटिव में नहीं जाए। सिलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है कि हम हमारा जो आ रहे हैं उसी पर हमारा फोकस रहे, वही हम अटेम्प्ट करें, गलत या कंफ्यूजन वाले सवाल को छोड़ दें। विश्व इतिहास की झलक, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 में इस पुस्तक को लिखा गया था। इसमें मानव जाति के इतिहास का मनोरम स्वरूप चित्रण किया गया है। बहुत अच्छी बुक है। और उसी के साथ जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अच्छा है, कौन सी महिला थी जिसको 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विवाह का संगठन, एकमात्र महिला विवाह का होने का दर्जा दिया गया। एकमात्र महिला थी जो इस कांग्रेस में महिला विवाह संगठन के लिए चुना गया था, वो था सुचेता कृपलानी। और ये भारत की पहली महिला भी मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश से है, जिसको पहली महिला मुख्यमंत्री होने का दर्जा प्राप्त है। संपूर्ण क्रांति कहाँ पर हुई, बिहार में। कब हुई, 1974 में। नवनिर्माण आंदोलन कहाँ हुआ, गुजरात में। कब हुआ, 20 दिसंबर 1973 में।
नक्सलवादी आंदोलन कब हुआ? 1967 पश्चिम बंगाल में। दलित पैंथर कहाँ था? मुंबई महाराष्ट्र में। 21 मई 1972 को नामदेव डसाल और जेपी पवार के द्वारा ये दलित पैंथर आंदोलन चलाया गया था मूवमेंट। एक ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एक बार संसद के द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो देखिए साथियों, जो एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिल जाने के बाद इसकी जो उद्घोषणा का समय है वो अनिश्चित काल होता है। और वित्तीय आपात की बात करें तो हम आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख किया गया है, और अभी तक हमारे भारत में ऐसी वित्तीय आपातकाल जैसी घटना नहीं हुई, यानी आर्टिकल 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। मतलब बेसिकली मेरा ये नहीं कि आपको मेरा तो सिर्फ आज आपको ये बताना है कि किस तरह से टॉपिक होते हैं और वो टॉपिक आपके क्वेश्चन किस तरह से पुट अप होंगे और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है उन पे ही चर्चा करना चाहूंगी। हम को एक एक क्लास भी देने की कोशिश करूंगी, जैसे जैसे टाइम निकाल के, तो हम एक एक टॉपिक पे भी काम करेंगे। पहले तो हमारा लेक्चर्स होगा और उसके बाद में आपके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसका आप आंसर बता सकते हैं। थोड़ा कोशिश करेंगे कि आप प्रत्येक व्यक्ति जुड़ते हैं और आप अच्छी तरह से, बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट हैं तो काफी जुड़े हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। और वो लोग हैं जो जुड़े हैं वो लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और टिप्पणी भी करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की जो इच्छा है हम कोशिश करेंगे पूरी करें। और मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन देना, आपका सिलेक्शन करना। मतलब मेरा थोड़ा मिलेगा आपको मैटर, लेकिन उस थोड़े मैटर में भी आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको खुद को लगेगा रियलिटी में हमने जो बाबा साहब को मिशन समर्पित है संकल्प बेनड़ा, वो रियलिटी में ओरिजिनलिटी में काम करता है। वो इस तरह के कोई पुरस्कार या एप्रिसिएट के लिए कोई काम नहीं करता। तो मैं डॉक्टर सरला हूँ और आपके सेवा में हाजिर हूँ। तो निवेदन करना चाहूंगी कि आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब बात आ जाती घटनाओं को, हमको सोशल मूवमेंट को अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये घटनाएं अगर हम डेटा याद करते हैं तो हमारे मेंस में हमारी 60% तैयारी हो चुकी है, ये समझ लीजिए। इसलिए अभी हमारे पास 2 घंटे आप बैठे सीटिंग करें, फिर आप थोड़ा गैप दे दे, फिर 2 घंटे पढ़ाई करें, फिर आप गैप दे सकते हैं। और 2 महीने आपके बहुत अच्छे होते हैं यदि आप डीपली स्टडी कर रहे हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका पीटी 100% क्लियर करवाने का, और मेंस का भी 60% आपका कोर्स हो जाएगा। लेकिन शर्त यह होगी, मेरी आपसे निवेदन है कि आप डीपली पढ़ाई करें, प्लीज जोश के साथ, जुनून के साथ। अभी 2 महीने तो आपको ये दिमाग में फिट रखना है कि रियलिटी में मुझे आरएस पीटी फाइट करना है, बस दैट्स ऑल। कोई कुछ भी कहे नहीं, लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारे वायरस आपको देंगे, नहीं इसमें तो बहुत अप्रोच चलती है, पैसा चलता है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। और बहुत कम वैकेंसी है या फिर बहुत लोग बैठेंगे ना, हमें पॉजिटिव सोचना है। पूरी सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक अपने आप को बिल्कुल है अप टू डेट रखना है, अपने करंट के प्रति भी अपडेट रहना है, और अपने टाइम के प्रति भी अपडेट रहना, और अपनी स्टडी के प्रति भी। और बाकी अपने फैमिली यदि कुछ कहती है तो उनको थोड़ा माइंड न करे, पॉजिटिव लें। वो कह रही है तो उसको अगर प्लस पॉइंट में लेंगे तो आप नए जोश के साथ तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे फैमिली भी सपोर्ट करने लग जाती है। जहां तक मेरा आइडिया है, आपके जो फ्रेंड सर्किल है वो भी आपको धीरे धीरे समझेगी, तो वो भी आपको कोऑपरेट करेगी। वो भी चाहते हैं कि एक आप अच्छे एसडीएम बने, और बतौर एसडीएम होने के नाते आप फील्ड में जाकर अच्छा समाज, एक सिविल सर्वेंट और एक एसडीएम में मैं अंतर नहीं समझती। क्योंकि यदि आप एसडीएम बनने के बाद अपने आप को सिविल सर्वेंट, सामाजिक के तौर पर रहकर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अपने आप को अपने खुद सेटिस्फाइड होंगे। ये चीज मैं आपको बीच में कहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब स्टूडेंट्स भी तरह की उम्मीद रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जैसे शरद जोशी के द्वारा किसान आंदोलन चलाया, घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। शरद जोशी के द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया था,
है ना। और निर्मला देश पांडे के द्वारा गांधीवादी आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। स्वतंत्र मजदूर दल या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो 15 अगस्त 1936 को जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आपके पीटी में टच हो सकते हैं और डेटा याद करते तो मेंस में भी। जैसे आप बात करें कि पूना पैक्ट का, है ना, तो 1932 में सांप्रदायिक पंचायत का किसने विरोध किया था? तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि एससी को लेकर इसमें जो बात 1932 के जो सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया गया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर लागू कर दिया गया और महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल का नाम भी पूछा जा सकता है, यरवदा जेल, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया और 5 दिन के बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और मजबूर होकर अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट समझौता हुआ, जो पूना सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। तथा प्रांतीय विधानसभा में 148 और केंद्रीय विधान मंडलों में 18% सीटों दलितों के लिए आरक्षित की गई तथा दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि दलितों को एक पृथक से निर्वाचन क्षेत्र मिला जाए। इसलिए जब आमरण अनशन पे बैठ ही गए 20 सितंबर, ये डेट भी पूछी जा सकती है, 20 सितंबर 1932 को, और यहाँ तक कि आप छोटे जैसे मान लीजिए आप कोई कंपटीशन, तो जेल का नाम भी यरवदा जेल। इस तरह के मतलब थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पढ़े। मैंने कुछ 10-5 टॉपिक ऐसे लिए हैं कि वहां से क्वेश्चन पुट अप हो गए। वेरी मोस्ट ऑल कंपटीशन के लिए वेरी मोस्ट है। जैसे लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में ही पार्टिसिपेट किया था, जबकि गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1971 यानी 1931 तक में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। तो ये भी क्वेश्चन किया जाता है। और जब हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसमें बहुत सारे 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन बिल्कुल, जैसे 1929 का लाहौर वाला जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, ये लास्ट ईयर भी आरएस में पूछा गया था, तो अब पूछा जा सकता है। जब एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में रहे थे तो उन समय कौन कौन मंत्री थे? तो ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से, जैसे कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे, गृह मंत्री सरदार पटेल रहे, रक्षा मंत्री श्री बलदेव सिंह जी रहे, वित्त मंत्री आर.के. राजमुख चेटी रहे, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद रहे, है ना। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई थे। तो ये जो 7 मंत्री है, इसमें से कई बार सुमेलित में मैच या असंगत में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो मैंने वो क्वेश्चन उठाए जो आपको आरएस में के लिए वेरी मोस्ट है, पटवारी के लिए भी, रीट में भी यहाँ से, क्योंकि इस तरह से नेशनल मूवमेंट आता ही है, 100% सभी कंपटीशन में आता है। एक क्वेश्चन ये भी वेरी मोस्ट है, सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की जो अनुमति दी थी वो कौन मुगल बादशाह था? तो वो 1608 में जहांगीर, मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। उन्होंने 1608 में सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी और उस समय सूरत मुगल साम्राज्य के विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और 11 जनवरी 1613 इसमें जहांगीर जो मुगल बादशाह था की अनुमति की इजाजत भी मिलने के बाद अंग्रेजों द्वारा सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। ये देखो क्वेश्चन को समझना, व्यापारिक केंद्र की स्थापना तो 11 जनवरी 1613 में की गई थी और अनुमति 1608 में की गई थी। तो ये दोनों इस तरह के क्वेश्चन जरूर होते, क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां डाउट होता है ना, तो वो क्लियर यहीं से क्लियर करके जाए आप,
अंग्रेजों की दावा करते थे, परंतु 1800 में ब्रिटिशों ने सूरत को अपने नियंत्रण में ले लिया और इससे पूर्व इस कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। मतलब कंपनी का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप चाहे तो नोट्स ले सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा कि भाई आप जैसे रविवार को आके और 10 से 4 बजे के आके नोट्स ले जाएं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स है। तो ऐसा नहीं समझे, क्योंकि जब तक हम नोट्स नहीं लेंगे, उनको डीपली स्टडी नहीं करेंगे, मैं 10-20 क्वेश्चन तो आपको डेली बोर्ड्स पे दे सकती हूँ, लेकिन वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। यदि हमें अधिकारी बनना है, एसडीएम बनना, तो आपको नोट्स ले जाइए और डीपली उनको एक बार नहीं 5 बार अपनी राइटिंग में लिखिए और 5 बार पढ़िए। आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि जब एग्जाम हॉल में आपकी टेस्ट आप पेपर करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई नेगेटिव में नहीं जाएंगे। कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? तो 1999 को 1999 हुआ था और इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। ये ऑपरेशन भारतीय वायुसेना और थल सेना का संयुक्त मिशन था। ये ऑपरेशन था जो विजय ऑपरेशन नाम दिया गया था, ये भारतीय वायुसेना और थल सेना का संयुक्त मिशन था। इसका उद्देश्य भारत के कश्मीर प्रांत के कारगिल क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों से मुक्त करना था। इस ऑपरेशन को सफेद सागर ऑपरेशन भी कूट नाम दिया गया। अतः ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है। और उस समय क्वेश्चन थोड़ा और डीपली जाए, क्योंकि आरएस बना रहे हैं, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के कौन प्रधानमंत्री थे? नवाज शरीफ। देखिए मैंने इस एक क्वेश्चन में कि कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में 3 मई से 26 जुलाई अधिकतर ये दिया होता है 26 जुलाई 1999, लेकिन 3 मई से 26 जुलाई तक चला था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और डेटा है तो आप 26 जुलाई 1999 में रट सकते हैं। फिर इसका क्या नाम दिया? ऑपरेशन विजय नाम दिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ही बन गया, किन किन देशों के बीच में उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के थे और पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे। तो ये 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेन लिखें, ठीक है? तो एक्सप्लेन लिखने से क्या है कि वो क्वेश्चन सीधा नहीं है तो थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं तो हमारा गलत नहीं जाता। और एक्सप्लेन लिखने से 2 फायदे हैं, एक तो आपकी स्पीड बनेगी, दूसरा फायदा है कि आपके मेंस में काम आएगा। वही क्वेश्चन आपको टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकते हैं। देखिए नाम निर्गुट आंदोलन, गुट मेष आंदोलन की बात करते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें कितने वर्तमान में सदस्य हैं, उनकी स्थापना कब हुई? 1961 में उनकी स्थापना हुई और वर्तमान में उसमें 120 सदस्य हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय और नासिर और टीटो ये तीनों थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और राजकुमार शुक्ल से किसान आंदोलन। अब क्वेश्चन एक ही है और वेरी मोस्ट है, जब किसान आंदोलन की बात करें तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा इसको चलाया गया था। और 1917 में चंपारण आंदोलन 1917 में इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इसमें राजकुमार शुक्ल की किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्रदान की? ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि किसे प्रदान की? तो महात्मा गांधी को। लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या किया? उस उपाधि को रिटर्न कर दिया, वापस लौटा दी। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण का कार्य जब 15 अगस्त भारत छोड़ो 1942, 47 मत कर देना आप, 1942 में उस समय रेडियो जो प्रसारण था तो उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था और अन्य केंद्र जैसे बाबूभाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। तो उषा मेहता के बारे में भी कई पूर्व में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आरपीएससी का है कि आरपीएससी कभी भी पेपर बनाती है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं, पुरानी से पुरानी किताबों को ढूंढते हैं। वो ये नहीं देखते कि जब आरएस का पेपर बनाते हैं तब ये नहीं देखते हैं कि पटवारी का पेपर देखेंगे। तो मे भी आरपीएससी जो क्वेश्चन सेलेक्ट करती है तो हो सकता है वो पटवारी में पहले क्वेश्चन आ गया हो तो रिपीट हो जाता है, आरएस में दे दिया जाता है, या आरएस में आ गया हो तो पटवारी में। तो इसलिए मैंने
सभी को आपको रीड लेवल को, पटवारी को, आरएस को ध्यान में रखते हुए नेशनल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, लेकिन आपको जितने सिलेबस में है यूनिट वाइज लिखिए, डेली एक यूनिट लिखिए। किसी यूनिट में मैंने ये लेसन, जैसे अपन 10th और 12th में पढ़ते थे तो क्या करते थे, चैप्टर का नाम लिखते थे, उसकी व्याख्या पढ़ते थे, पूरी डिटेल पहले पढ़ते थे उसको अच्छी तरह से, और फिर पीछे जो हमारे अध्ययन बिंदु थे उनको पढ़ते थे कंक्लूजन के लिए, और जो क्वेश्चन थे उनको हम आंसर करते थे। तो आरएस का भी प्रोसीजर यही है कि हमारा जो पहली यूनिट है उसको पढ़े, समझे। जैसे रिसर्च करते हैं तो अब जैसे वो टॉपिक मैंने पढ़ा, जैसे नेशनल मूवमेंट को लिया तो आपने नेशनल मूवमेंट को जो अच्छी बुक लगी उसमें से अपने नोट्स बनाए। तो जरूरी है कि हमने नेशनल मूवमेंट को पढ़ा है तो वो टॉपिक, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, जैसे डीडी बसु को पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आ रही तो लक्ष्मीकांत को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जब तक हमारा वो नहीं हो सकता। तो ये चीज मायने बहुत रखती है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो बहुत अच्छी तरह से डीपली करें ताकि आपका वो क्वेश्चन, पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं जाए। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। तो इसमें 14 सदस्य थे। तो अब इसका एक्सप्लेन मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी बन सकता है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, यानी 2 सितंबर 1946 को किया गया था। कई बार गदर पार्टी के बारे में डेटा पूछ लेते हैं। गदर पार्टी 1913, चंपारण आंदोलन 1917, स्वदेशी आंदोलन 1905। तो इस तरह के आपको नेशनल मूवमेंट में डेटा वाइज से आपको नेशनल मूवमेंट को पढ़ना है। मेरा बताने का आज का उद्देश्य यही है कि इस तरह से यदि आप प्रश्न तैयार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका नेशनल मूवमेंट का कोई क्वेश्चन गलत जाएगा। फिर देखिए मैंने बजट के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान की जो आर्थिक समस्या की बात करें बजट की 2021 में, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजस्थान बजट 2021 और 22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस प्रकार प्रस्तावित हुई। तो ये सामाजिक और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा राशि इस क्षेत्र में दी गई, और वो थी 69,026.26 करोड़, यानी कि अगर परसेंट में 100% में से 52.19% इसको, मतलब आपको मेरा ये क्वेश्चन बताने का जो मेन टारगेट है वो आपको ये डेटा, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी सामाजिक सेवाओं को, सेकंड नंबर पे विद्युत को रखा गया था, थर्ड नंबर पे ग्रामीण सेवा को, और फोर्थ पे कृषि को। तो ये इनका जो बजट दिया गया है वो डेटास पढ़े ताकि आपको ना सुमेलित में मैच में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा। और राजस्थान में जो पेपरलेस बजट करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो कोई भी राज्य में जो वित्त मंत्री होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जैसे केंद्र में तो अलग दिया था, तो हमारे राजस्थान में मुख्य जो वित्त विभाग है वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के पास ही है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा। तो भरतपुर में नई कोई योजनाएं लॉन्च हुई है। तो एक क्वेश्चन ये है कि राज्य में किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत। और एक ये बुरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम के द्वारा सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये जोधपुर में ही बनाया जाएगा, जोधपुर के लिए ही प्रस्तावित किए गए हैं। ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेटास के लिए राजीव गांधी युवा कोर गठन के तहत कितने राजीव गांधी मित्रों का चयन किया गया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2500 युवा कोर का गठन किया जाएगा 14 नवंबर 2021 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। एक क्वेश्चन था
कि राजस्थान के किन किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो जैसे सुमेरपुर है, पाली जिले में आता है, पोखरण जैसलमेर में, सादुलशहर श्री गंगानगर में, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमको बजट को बहुत अच्छी तरह से नए नए लॉन्च हुए योजनाएं उनको ढंग से पढ़ना है। वो देखता है कि कितना स्टैंडर्ड है, आप लोग कितना सोच सकते हैं, डेटा कितना है। तो डेटा तो आपको बजट को अच्छी तरह से याद करना है। आपका बजट का क्वेश्चन 100% आप फिर पेपर देने के बाद में मुझे बताएंगे कि वाकई में बजट से क्वेश्चन मैम आए थे। और एक ये है कि उच्च शिक्षा में मूक बधिरों को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए कौन से 2 महाविद्यालय बनाए जाएंगे। एक तो गांधी बधिर उच्च महाविद्यालय जोधपुर में, और एक पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हमारे जयपुर में ही बनाया जाएगा, है ना। और हम बात करें कि राजस्थान के कौन से जिले में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी, तो जैसलमेर जिले में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बजट में ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, और इसकी शुरुआत, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक अगले वर्ष से किस विभाग का बजट अलग से पेश किया जाएगा, कृषि विभाग का, है ना। और वर्तमान में आप जानते हो कि लालचंद कटारिया हमारे कृषि मंत्री हैं, और इसी में अभी एक जो आप मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 2019 में बेरोजगार के लिए जो भत्ता आवंटित किया गया था, तो साथियों उसमें 1000 रुपए ऐड कर दिए गए। जो पुरुष को 3000 मिलते थे तो उसमें 4000 रुपए मिलने लग जाएंगे, और महिलाओं को 3500 की जगह आपको 4500 रुपए महिलाओं को मिलने लग जाएंगे। यानी 1000 रुपए 3500 मिलते थे तो 4.5 हो जाएंगे, और यहाँ 3000 पुरुषों को मिलते थे तो 4000 हो जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री अक्षत योजना के स्थान पर ये इस तरह के आप बजट को टॉपिक को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। संविधान को आप ढंग से पढ़िए, यूनिट वाइज डेली एक यूनिट आप डीपली पढ़िए, और 8-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के निकालिए। और उस आप राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो मैप से पढ़िए, मैप से। और डेली आप मतलब ऐसे नहीं कि आप चार्ट बनाइए, आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ लगाइए, और डेली आप नियमित ये कर लीजिए कि मुझे एक यूनिट निकालनी है, डेली की एक यूनिट निकालनी है। और उसके यूनिट को डीपली पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट ले जाइए। आप हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने नोट्स बना दिए, तो आप डेली 100 क्वेश्चन कीजिए। यदि 100 क्वेश्चन कर लेते हैं और 2 महीने में आप इस तरह की स्टडी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप पास ही नहीं अच्छे रैंक के साथ जाएंगे। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको RS ही बनना है तो ये नहीं सोचे कि बस 1 घंटे पढ़ाई कर ली, नहीं, बिल्कुल आपको सब दुनिया से अलग होके 2 महीने तक अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है, थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, अन्यथा मैं आपको एक यूनिट आपको यहाँ लेसन देके और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी टाइम निकाल के। लेकिन फिर भी मेरा यही सुझाव है कि आप रविवार को आकर यूनिट वाइज से हमने नोट्स बना दिए, सिलेबस के अनुसार है। आप टेस्ट सीरीज ले जाइए और नोट्स ले जाइए और उनको पढ़िए। फिर आपको प्रॉब्लम आएगी तो 20-20, 25-25 क्वेश्चन तो हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में या डेली तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन आप को जो संडे होता है उस वीकली में हम आपको एक मॉडल पेपर, यानी आप जैसे RS का में पेपर आता है ऐसे पूरा पेपर बना के हफ्ते में एक पेपर जरूर आपको मैं सॉल्व करने के लिए आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप संविधान को ढंग से पढ़िए और आप डेली पेपर पढ़िए, राजस्थान पत्रिका को पढ़िए, करण को खेल है ना, कोई नवाचार लॉन्च हुआ है तो वो पढ़िए, और राष्ट्रीय व्रत को पढ़िए, एक संपादकीय पृष्ठ को पढ़िए, आप लेख लिखिए, डेली एक पन्ना लिखा करो, ताकि हमारा जो हिंदी है ना, हिंदी और इंग्लिश RS बनने के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश में आप बहुत अच्छी वो बना सकते हैं, परसेंटेज बना सकते हैं, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू से ही आपका सिलेक्शन होगा। और जो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैंने बता दिया, बजट या पीढ़ी प्रतियोगिता दर्पण की वो बुक
आती है स्पेशल, वो खरीद लेना। और एक डेली सुझाव ये है, एक या 2 यूनिट डेली निकालें। और क्वेश्चन का मैंने तरीका बता दी, इस तरह के मैच में, असंगत में, है ना, और डेटास के आएंगे और कथन और कारण के भी आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आपका वो भी सही जाएगा। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और मेरे नंबर हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, 9828861404। मैं डॉक्टर सरला वर्मा। थैंक यू सो मच।